पंकज दफ्तर से देर से निकला और सुस्त कदमों से बाजार से होते हुए घर की ओर चल पड़ा। वो राह में एक दुकान पर रुककर चाय पीने लगा। चाय पीते हुए उसने पीछे मुड़कर भारत रंगालय नामक नाट्यशाला की इमारत की ओर देखा। सामने मुख्य द्वार पर एक बैनर लटका था। आज का नाटक शेरे जंग, निर्देशक सुधीर कुमार। सुधीर पंकज का बचपन का दोस्त था। कॉलेज के दिनों से ही उसे रंगमंच में बहुत दिलचस्पी थी। वैसे तो वो नौकरी करता था, किंतु उसकी रंगमंच के प्रति दिलचस्पी जरा भी कम नहीं हुई थी। हमेशा कोई ना कोई नाटक करता ही रहता था। चाय पीकर वो चलने को हुआ तो सोचा कि सुधीर से मिल ले। बहुत दिन हुए उससे मुलाकात हुए। उसका नाटक देख लेंगे तो थोड़ा मन बहल जाएगा। वो टिकट लेकर हॉल के अंदर चला गया। नाटक खत्म होने के बाद दोनों मित्र फिर चाय पीने बैठे। सुधीर ने पूछा कि यार तुम इतनी दूर चाय पीने आते हो? पंकज ने उदास स्वर में जवाब दिया, दफ्तर से पैदल लौट रहा था, सोचा चाय पी लूं और तुम्हारा नाटक भी देख लूं। बहुत दिन हो गए तुम्हारा नाटक देखे। सुधीर ने उसका झूठ ताड़ लिया और पंकज के उदास चेहरे को गौर से देखते हुए उससे पूछा, तुम्हारा दफ्तर इतनी देर तक खुला रहता है? क्या बात है, इतना बुझा हुआ चेहरा क्यों है? पंकज ने कुछ नहीं कहकर बात टालनी चाहिए तो सुधीर चाय के पैसे देते हुए बोला, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। काफी दिन से भाभी जी से भेंट नहीं हुई। आज नहीं किसी दूसरे दिन, पंकज ने घबराकर कहा। सुधीर ने पंकज की बाह पकड़ ली। क्या बात है, कुछ आपस में खटपट हो गई क्या? पंकज ने फिर से कहा, कोई खास बात नहीं है, कहकर अपनी बात टालनी चाहिए, लेकिन सुधीर पीछे पड़ गया। जरूर कोई बात है, आज तक तो तुझे इतना उदास मैंने कभी नहीं देखा। बताओ क्या बात है, अगर कोई बहुत निजी बात हो तो। पंकज थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, निजी क्या, अब तो बात आम हो गई है। दरअसल बात यह है कि आमदनी कम है और सुषमा के शौक ज्यादा हैं। अमीर घर की बेटी है, फिजूल खर्च की आदत है। परेशान रहता हूँ रोज, इसी बात पर किचकिच होती है, दिमाग काम ही नहीं करता। वाह यार, सुधीर उसकी पीठ पर हाथ मारकर बोला, तुम्हें जितनी तनख्वाह मिलती है क्या उसमें 2 आदमियों का गुजारा नहीं हो सकता? बस अभी 3-4 साल तक बच्चा पैदा नहीं करना। मैं तो तुमसे कम तनख्वाह पाता हूँ, लेकिन हम दोनों पति पत्नी आराम से रहते हैं। हाँ, फालतू खर्चा नहीं करते। वो तो ठीक है, लेकिन इंसान गुजारा करना चाहे तब तो खर्च का कोई ठिकाना है। जितना बढ़ाओ बढ़ेगा। सुषमा इस बात को समझने को तैयार नहीं है। पंकज ने मायूसी से कहा, यार समझौता तो करना ही होगा। अभी तो नई नई शादी हुई है, अभी से ये उदासी और झिकझिक। तुम दोनों तो शादी के पहले ही एक दूसरे को जानते थे, फिर इन 5-6 महीनों में ही। पंकज उठ गया और उदास स्वर में बोला, शुरू में सब कुछ सामान्य व सहज था, किंतु 1-2 महीने से अब सुषमा को कौन समझाए? सुधीर ने झट से कहा, मैं समझा दूंगा। पंकज ने घबराकर उसकी ओर देखा। अरे बाप रे, मार खानी है क्या? सुधीर ठठाकर हंस पड़ा। लगता है तू बीवी से रोज मार खाता है। फिर वो पंकज की बाह पकड़कर थिएटर की ओर ले गया। तो चल, तुझे ही समझाता हूँ, आखिर मैं कभी नेता हूँ। तुझे कुछ संवाद रटा देता हूँ, देखना सब ठीक हो जाएगा। पंकज को घर लौटने में काफी देर हो गई, लेकिन वो बड़े अच्छे मूड में घर के अंदर घुसा। सुषमा के झुंझलाए चेहरे की ओर ध्यान न देकर बोला, स्वीटी जरा एक प्याला चाय जल्दी से पिला दो, थक गया हूँ। आज दफ्तर में काम कुछ ज्यादा था, अगर पकौड़े भी बना दो तो मजा आ जाए। सुषमा ने उसे आश्चर्य और क्रोध से घूर कर देखा, फिर झट से रसोई घर से प्याला और प्लेट लाकर उसकी ओर जोर से फेंकती हुई चिल्लाई, लो ये रहा पकोड़ा और ये रही चाय। पंकज ने बचते हुए कहा, ये क्या कर रही हो? चाय की जगह भूकंप कैसे? ये घर है कि क्रिकेट का मैदान? घर के बर्तनों से ही गेंदबाजी, वो भी बम्पर पर बम्पर। उसके मजाक से सुषमा का पारा और भी चढ़ गया। ना तो ये घर है और ना ही क्रिकेट का मैदान, ये शमशान है, शमशान। ये भी कोई बात हुई? पति दिन भर दफ्तर में काम करे और जब थककर घर लौटे तो पत्नी उसका स्वागत प्रेम की मीठी मुस्कान से न करके शब्दों की गोलियों और तेवरों के तीरों से करे। ये घर नहीं, कैद खाना है, और कैद खाने में बंद पत्नी अपने पति का स्वागत मीठी मुस्कान से नहीं कर सकती। पति महाशय, पंकज ने सुषमा की ओर डरकर कहा, फिर मुस्कुराकर समझाने के स्वर में बोला, ये भी कोई बात हुई सुषमा? घर को कैद खाना कहती हो? ये तो मोहब्बत का गुलशन है। किंतु सुषमा ने चीख कर उत्तर दिया, कैद खाना नहीं तो क्या कहूँ? मैं दिन रात नौकरानी की तरह काम करती हूँ, अब मुझसे घर का काम नहीं होगा। अभी तो हमारी शादी को चंद महीने हुए हैं, हमें तो पूरी जिंदगी साथ गुजारनी है, तो फिर पत्नी का तो कर्तव्य है घर का काम काज करना। सुषमा ने पंकज की ओर तीखी नजरों से देखकर बोला, सुनो जी, घर चलाना है तो नौकर रख लो या होटल में खाने का इंतजाम कर लो, नहीं तो इसी हालत में तुम्हें पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारनी होगी। अब मैं एक दिन भी तुम्हारे साथ रहने को तैयार नहीं हूँ, मैं तो चली। सुषमा मुड़कर जाने लगी तो पंकज उसके पीछे दौड़ा। कहाँ चली? रुको, जरा समझने की कोशिश तो करो। देखो, अब इतने कम वेतन में नौकर रखना या होटल में खाना खाना कैसे संभव है? तो सुषमा रुक गई। उसने गुस्से में कहा, इतनी कम तनख्वाह थी तो शादी करने की क्या जरूरत थी? तुमने मेरे माँ बाप को धोखा देकर शादी कर ली। अगर वो जानते कि वो अपनी बेटी का हाथ एक भिखमंगे के हाथ में दे रहे हैं तो कभी तैयार नहीं होते। अगर तुम अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकते तो मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ, वो अभी जिंदा है। पंकज कहना चाहता था कि उसके बारे में पूरी तरह से उसके माँ बाप जानते थे और वो भी जानती थी, कहीं धोखा नहीं था,
शादी के वक्त तो वो सबको बहुत सुशील, ईमानदार और खूबसूरत लग रहा था, लेकिन वो इतनी बातें नहीं बोल सका, उसके मुंह से गलती से निकल गया। यही तो अफसोस है। सुषमा ने आंख बबूला होकर उसकी ओर देखा। क्या कहा? मेरे माता पिता के जीवित रहने का तुम्हें अफसोस है? पंकज ने झट से बात मोड़ी। नहीं, कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि गृहस्थी की गाड़ी का पहिया पैसे के पेट्रोल से चलता है, तो उसमें प्यार का मोबिल भी तो जरूरी है। क्या रुपया ही सब कुछ है? हाँ, मेरे लिए तो रुपया ही सब कुछ है, इसलिए तो मैं चली मायके। तुम अपनी गृहस्थी में प्यार का मोबिल डालते रहो, अब बनावटी बातों से काम नहीं चलेगा। मैं तो चली अपना सामान बांधने। सुषमा ने अंदर आकर अपना सूटकेस निकाला और जल्दी जल्दी कपड़े वगैरह उसमें डालने लगी। पंकज बगल में खड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था। जरा धैर्य से काम लो सुषमा, अभी हम फालतू खर्च करने लगेंगे तो कल हमारी गृहस्थी बढ़ेगी, बाल बच्चे होंगे, लेकिन अभी नहीं, 4-5 साल के बाद होंगे ना, तो फिर कैसे काम चलेगा? सुषमा ने उसकी ओर चिढ़कर देखा। बीवी का खर्च तो चला नहीं सकते और बच्चों का सपना देख रहे हो, शर्म नहीं आती? ठीक है, अभी नहीं, कुछ साल बाद ही सही, जब मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, कुछ रुपए जमा हो जाएंगे। ठीक है ना, अब शांत हो जाओ। किंतु सुषमा अपना सामान निकालती रही। वो क्रोध से बोली, अब तुम्हारी पोल खुल गई है, मैं इसी वक्त जा रही हूँ। आखिर अपने मायके में कब तक रहोगी? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता तुम करो, अब मैं लौट कर नहीं आने वाली हूँ। पंकज चौंक पड़ा। लौटकर नहीं आने वाली? तुम जीवन भर मायके में ही रहोगी? सुषमा ने जोर देकर कहा। हाँ, और मैं वहां जाकर तुम्हें तलाक भी दे दूंगी। तुम जैसे मर्दों को अकेले ही रहना चाहिए। पंकज हतप्रभ हो गया। तलाक? क्या बकती हो, होश में तो हो? हाँ, अब मैं होश में आ गई हूँ, बेहोश तो अब तक थी। अब वो जमाना गया जब औरत गाय की तरह खूंटे से बंधी रहती थी। सुषमा ने चाबियों का गुच्छा जोर से पंकज की ओर फेंका। लो अपनी चाबियां, मैं तो चलती हूँ। सुषमा अपना सामान उठाकर बाहर दरवाजे की ओर बढ़ी। पंकज ने कहा, सुनो तो, रात को कहाँ जाओगी? सुबह चली जाना, मैं वादा करता हूँ। उसी वक्त दरवाजे पर जोरों की दस्तक हुई। पंकज ने उधर देखा। अब ये बेवक्त कौन आ गया? लोग कुछ समझते ही नहीं। पति पत्नी के प्रेमालाप में कबाब में हड्डी की तरह आ टपकते हैं। देखना तो सुषमा, कहीं वो बनिया उधार की रकम वसूलने तो नहीं आ गया। कह देना कि मैं नहीं हूँ। लेकिन सुषमा के तेवर पंकज की बातों से ढीले नहीं पड़े। उसने हाथ झटक कर कहा, तुम ही जानो अपना हिसाब किताब और खुद ही देख लो, मुझे तो कोई मतलब नहीं। दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। ठीक है भाई, रुको, मैं खोलता हूँ। कहते हुए पंकज ने दरवाजा खोला और ठिठक कर खड़ा हो गया। उसके मुंह से बाप रे निकल गया। सुषमा भी चौंक कर देखने लगी। एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी चेहरे पर नकाब लगाए अंदर आ गया। उसने झट से दरवाजा बंद करते हुए कड़कती आवाज में कहा, खबरदार जो कोई अपनी जगह से हिला। पंकज ने हकलाते हुए कहा, आप कौन है भाई और क्या चाहते हैं? उस आदमी ने कहा, मैं कौन हूँ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। घर में जो भी गहना रुपया है सामने रख दो। पंकज को ऐसी परिस्थिति में भी हंसी आ गई। क्या मजाक करते हैं दाढ़ी वाले महाशय? अगर इस घर में रुपया ही होता तो रोना किस बात का था? आप गलत जगह आ गए हैं। मैं आपको सही रास्ता दिखला सकता हूँ। मेरे ससुर हैं गणपत राय, उनका पता बताए देता हूँ, आप उनके यहाँ चले जाइए। सुषमा बिगड़कर बोली, क्या बकते हो, जाइए यहाँ से। किंतु आगंतुक ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने बड़े ही नाटकीय अंदाज में जेब से रिवॉल्वर निकाला और उसे हिलाते हुए कहा, जल्दी माल निकालो वरना काम तमाम कर दूंगा। देवी जी, जल्दी से सब गहने निकालिए। सुषमा चुपचाप खड़ी उसकी ओर देखती रही तो उसने रिवॉल्वर पंकज की ओर घुमा दिया। मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद आपके पति पर गोली चला दूंगा। पंकज ने सोचा, सुषमा कहेगी कि उसे क्या परवाह, वो तो पति को छोड़कर मायके जा रही है। किंतु जैसे ही आगंतुक ने 1-2 गिना, सुषमा हाथ उठाकर बेचैन स्वर में बोली, नहीं नहीं, रुको, मैं तुरंत आती हूँ। नकाबपोश गर्व से मुस्कुराया और सुषमा जल्दी से शयन कक्ष की ओर भागी। वो तुरंत अपने गहनों का बक्सा लेकर आई और आगंतुक के हाथों में देते हुए बोली, लीजिए, हम लोग के पास रुपए तो नहीं है, ये शादी के कुछ गहने हैं, इन्हें ही ले जाइए और इनकी जान छोड़ दीजिए। नकाबपोश रिवॉल्वर नीचे करके व्यंग से मुस्कुराया। कमाल है, एकाएक आपको अपने पति के प्राणों की चिंता सताने लगी। बाहर से आप लोगों की अंताक्षरी सुन रहा था। ऐसे नालायक पति के लिए तो आपको कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। जब आपको तलाक ही देना है, अकेले ही रहना है, तो चिंता कैसी? ये जिंदा रहे या मुर्दा? सुषमा क्रोध से बोली, जनाब, आपको हमारी बातों से क्या मतलब? आप जाइए तो यहाँ से। पंकज खुश हो गया। ये हुई ना बात। ये दाढ़ी वाले महाशय, पति पत्नी की बातों में दखल अंदाजी मत कीजिए, जाइए यहाँ से। आगंतुक हंसकर सुषमा की तरफ मुड़ा। जा रहा हूँ, लेकिन मैम साहब एक और मेहरबानी कीजिए, अपने कोमल शरीर से इन गहनों को भी उतार दीजिए। ये चेन, अंगूठी, झुमका जल्दी करिए। सुषमा पीछे हट गई। नहीं, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। नकाबपोश ने रिवॉल्वर पंकज की ओर ताना। चलाऊं गोली? सुषमा ने चिल्लाकर कहा। लो, ये भी ले लो और भागो यहाँ से। वो शरीर के गहने उतारकर उसकी ओर फेंकने लगी। नकाबपोश गहने उठाकर इत्मीनान से जेब में रखता गया। पंकज भौचक्का देखता रहा। आगंतुक ने जब गहने जेब में रखने के बाद सुषमा की कलाइयों की ओर इशारा किया, अब ये कंगन भी उतार दीजिए। सुषमा ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, ये कंगन तो नहीं दूंगी। वो शादी के कंगन थे जो पंकज ने दिए थे। आगंतुक ने सुषमा की ओर बढ़ते हुए कहा, मुझे मजबूर मत कीजिए मैम साहब, आपने जिद की तो मुझे खुद कंगन उतारने पड़ेंगे। लाइए, इधर दीजिए।
पंकज का पुरुषत्व जागा। वो कूद कर दोनों के नजदीक पहुंचा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी का हाथ पकड़ो, खबरदार छोड़ दो। नकाबपोश ने रिवॉल्वर हिलाया। जान प्यारी है तो दूर ही रहो। लेकिन पंकज रिवॉल्वर की परवाह न करके उससे लिपट गया। तभी धाई की आवाज हुई और पंकज कराह कर सीना पकड़कर गिर गया। आगंतुक के रिवॉल्वर से धुआं निकल रहा था। सुषमा कई पलों तक हतप्रभ खड़ी रही, फिर वह चित्कार कर उठी। हत्यारे जल्लाद, तुमने मेरे पति को मार डाला। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नकाबपोश जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, मैडम आप नाहक अफसोस कर रही हैं। आपको इस नालायक पति से तो अलग होना ही था। मैंने तो आपकी मदद ही कर दी। सुषमा का चेहरा आंसुओं से भीग गया। उसकी आंखों में दर्द के साथ आक्रोश की चिंगारियां भी थीं। आगंतुक डर सा गया। सुषमा उसकी ओर शेरनी की तरह झपटी। मैं तेरा खून पी जाऊंगी, तू जाता कहाँ है। वो उसे बेतहाशा पीटने लगी। नकाबपोश नीचे गिर पड़ा और चिल्लाकर बोला, अरे मर गया भाभी जी, क्या कर रही है, रुकिए तो। सुषमा उसे मारती ही गई। हत्यारे, मुझे भाभी कहता है। आगंतुक ने जल्दी से अपनी दाढ़ी को नोचकर हटा दिया और चिल्लाया, देखिए मैं आपका प्यारा देवर सुधीर हूँ। सुषमा ने अवाक होकर देखा तो वो सुधीर ही था। सुधीर कराते हुए उठा, भाभी जी केवल ये दाढ़ी ही नकली नहीं है, ये रिवॉल्वर भी नकली है। सुषमा ने फर्श पर गिरे पंकज की ओर देखा तो वो भी मुस्कुराता हुआ उठकर खड़ा हो गया। हाँ, और ये मौत भी नकली थी। अब मैं ये कह सकता हूँ कि हर पति को ये जानने के लिए कि उसकी पत्नी वास्तव में उससे कितना प्यार करती है, एक बार जरूर मरना चाहिए। सुधीर और पंकज ने ठहाका लगाया और सुषमा शर्मा गई। सुधीर हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोला, भाभी जी हमारी गलती को माफ कीजिए। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसमें जो थोड़ा व्यवधान हो गया था उसे ही दूर करने के लिए ये छोटा सा नाटक करना पड़ा। सुषमा ने हंसकर कहा, जाओ माफ किया। भाभी जी आमदनी के अनुसार जरूरतों को समेट लिया जाए तो पति पत्नी हमेशा प्यार और आनंद से रह सकते हैं। सुधीर ने समझाने के लहजे में कहा तो सुषमा ने हंसकर सहमति में सिर हिला दिया। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।